मेरे प्रिय स्टूडेंट नमस्कार। तो आज हम डेमोग्राफी से रिलेटेड वीडियो आपको देने जा रहे हैं। जनसांख्यिकी का अर्थ। जनसांख्यिकी क्या है? तो जनसंख्या के व्यवस्थित अध्ययन को ही हम जनसांख्यिकी कहते हैं। तो जनसांख्यिकी क्या है? जनसंख्या का व्यवस्थित अध्ययन कहलाता है जनसांख्यिकी। इसे हम जनांकिकी के नाम से भी जानते हैं। और यूनानी जो भाषा है उसमें जो डेमोग्राफी है, डेमोस यानी कि लोग, और ग्राफियंस मतलब वर्णन से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कि हम जनों का या लोगों का वर्णन कर सकते हैं। तो जनसांख्यिकी का तात्पर्य हुआ कि वह विज्ञान जिसमें हम जनसंख्या का एक व्यवस्थित क्रम में अध्ययन करते हैं उसे हम जनसांख्यिकी कहते हैं। जनसंख्या में कौन कौन आ जाते हैं? स्त्री और पुरुष, सभी आयु वर्ग के लोगों का जो अनुपात होता है वो इसका अध्ययन करते हैं, उनकी साक्षरता का अध्ययन करते हैं। इस तरीके से हम एक व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, जनसांख्यिकी कहलाता है। तो जनसंख्या का व्यवस्थित अध्ययन जनसांख्यिकी कहलाता है। जनसांख्यिकी के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक है आकार की जनसांख्यिकी यानी कि फॉर्मल डेमोग्राफी। इसमें हम जनसंख्या के आकार और उनकी मात्रा का अध्ययन करते हैं। तो जनसंख्या कितनी बढ़ रही है और किस तरीके से उनमें परिवर्तन हो रहे हैं, और मात्रात्मक विश्लेषण इसमें हम कर लेते हैं। तो ये जनसांख्यिकी का पहला प्रकार हो गया। अब है ये दूसरा प्रकार, सामाजिक जनसांख्यिकी। इसके जो अंतर्गत समाज, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों का विचार किया जाता है। सामाजिक जो जनसांख्यिकी है इसमें हम जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर विचार करते हैं। तो हेडिंग से ही स्पष्ट है कि सामाजिक जनसांख्यिकी, समाज की जनसंख्या में जो हो रहा है, आर्थिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, उसकी हमें इससे जानकारी मिलती रहती है। इसके बाद आते हैं जनसांख्यिकी के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या संबंधी जो सिद्धांत या इनकी कल्पना यानी अवधारणाएं हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो जनसंख्या और समाज के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। जो जनसंख्या होती है उन्हीं को मिलकर के तो समाज बनता है। तो समाज और जनसंख्या के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। जनसंख्या को समाज का आधार माना जाता है क्योंकि इनमें जो व्यक्ति होते हैं इनमें आपस में एक संबंध ही समाज का निर्माण करते हैं। तो जनसंख्या किसका निर्माण करती है? समाज का निर्माण करती है, और समाज जनसंख्या से ही बनता है। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। तो माल्थस का जो जीवन काल रहा 1766 से 1834 तक रहा। एक अंग्रेज राजनीतिक चिंतक और अर्थशास्त्री थे। कौन? रॉबर्ट माल्थस। इनका जो जनसंख्या का वृद्धि सिद्धांत है वो प्रमुख है। इन्होंने अपना जो वृद्धि सिद्धांत है ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक में इसे प्रतिपादन किया। माल्थस का जो सिद्धांत था वो कॉन्डोर सेट और विलियम गॉडविन के विचारों की एक प्रतिक्रिया थी। गॉडविन और कॉन्डोरसेट दोनों ही लेखक थे। इन्होंने इंक्वायरी ऑफ कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने मानव के उज्जवल भविष्य की कल्पना की थी और इस बात पर बल दिया था कि मानव अमरता को नहीं प्राप्त कर पाएगा कभी, मतलब मानव कभी अमर नहीं हो पाएगा। हाँ, एक बात है कि वो अपनी जीवन की अवधि बढ़ा सकता है,
किंतु जो माल्थस जी थे, इनकी सोच बहुत विपरीत थी। माल्थस जी का कहना था कि अत्यधिक जनसंख्या अगर बढ़ जाएगी तो समाज को निर्धनता एवं कई समस्याएं पैदा करेगी, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि अनेक बुराइयों का एक मूल है। माल्थस ने अपने सिद्धांत में दो बातों पर बल दिया। वो दो बातें कौन सी हैं? दो बातें ये हैं कि मानव अस्तित्व के लिए भोजन अनिवार्य है। जो मानव है अपना अस्तित्व यदि रखना चाहता है, यानी जीना चाहता है, तो उससे भोजन जरूरी है। अगर जनता इसी प्रकार से वृद्धि करती रही तो हमें भोजन की समस्या पड़ जाएगी। इसलिए मानव का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। विषम लिंगियों के बीच यौन उत्तेजना। अब मानव की संतुष्टि के लिए जो स्त्री पुरुष का संबंध होता है, वो एक उत्तेजना पूर्वक संबंध है इनका। इस उत्तेजना के चक्कर में जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। अगर यौन उत्तेजना नहीं होगी तो मानव जाति में संतान कैसे पैदा होगी? इसलिए मानव जाति बनी रहेगी, लेकिन यदि यौन उत्तेजना कुछ विवेकपूर्ण तरीके से हो तो मानव स्थिति बनी रहेगी। यदि अविवेक के तहत यौन उत्तेजना हुई तो जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मानव अपनी संतुष्टि के लिए यौन संबंध बनाता है और उस संतुष्टि के चक्कर में जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। माल्थस जी ने कहा कि हमारी जो जनसंख्या है गुणोत्तर रूप से बढ़ रही है। अगर ये जनसंख्या बढ़ेगी तो जो मानव के भरण पोषण संबंधी साधन हैं, जैसे कि भोजन है, वस्त्र है, कृषि संबंधी उत्पाद है, उनका उपभोग बढ़ सकता है, उनका उपयोग बढ़ सकता है। अगर जनसंख्या बढ़ी तो भोजन के लिए तरस जाएगी और वस्त्र के लिए तरस जाएगी। और जो खेती है, आज एक खेत बड़ा वाला है, कल दो खेत, उसके फिर चार खेत बनेंगे, उसके 10 खेत बनेंगे, तो एक समय पर कुण कुण तक रह जाएगी। इसलिए जो मनुष्य हमेशा गरीबी की दशा में रहने के लिए बाध्य है, कि जो मनुष्य हमेशा गरीब ही रहना चाहता है, क्योंकि उनकी इतने खर्चे भी ज़्यादा है, जनसंख्या भी बढ़ा रहे हैं, उनका भरण पोषण कैसे करेंगे? तो गरीब तो होना ही है यदि जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती रही। क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो कृषि कौन करेगा? कृषि उत्पादन में कमी आ जाएगी और जनसंख्या वृद्धि होती चली जाएगी। जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो ज्यामिति और गुणोत्तर रूप से होती है। जो हमारे माल्थस जी कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ती है तो गुणोत्तर यानी गुणा के रूप में बढ़ती, जैसे कि अभी 2 हुए, फिर उसके 4 हुए, 4 के फिर दूना 8 हुए, 8 के दुगने 16 हुए, 16 के दुगने 32 हुए, 32 के दुगने 64 हुए। इस प्रकार से गुणा रूप में यानी गुणोत्तर रूप में जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो हमारे कृषि उत्पादन है, जिससे हम भोजन अपना जीवन यापन करते हैं, वो जो वृद्धि है वो समांतर तरीके से बढ़ती चली जाती है। इसमें 2 का गुणा होता चला गया, इसमें 2 का प्लस होता जाएगा। तो ये जो 2 का प्लस होता जाएगा, यही समांतर रूप है इसका। जैसे 2 + 4, 2 फिर जुड़े 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12। इस तरीके से इसमें प्लस होता गया, धन होता गया। ये समांतर रूप से वृद्धि कृषि उत्पादन की हो रही है, क्योंकि जो जनसंख्या की वृद्धि दर है, भरण पोषण संबंधी जो कार्य करती हैं, उनसे हमेशा ये आगे रहती है जनसंख्या वृद्धि। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा होती है और हमारे जो उत्पादन होता है, हमारी खेती पाती होती है, हम जो कमाते खाते हैं, वो हमेशा एक प्लस के रूप में होता, समांतर रूप से वृद्धि होती है, उसमें गुणोत्तर रूप से वृद्धि नहीं होती। तो माल्थस जी कहते हैं कि जनसंख्या को कम किया जाए, नियंत्रित किया जाए, नहीं तो संकट की स्थिति आपको झेलनी पड़ सकती है। अब माल्थस जी ने ये बताया कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो 2 तरीके से नियंत्रित की जा सकती है।
वो कौन कौन से तरीके हैं? कम आयु में शादी ना करें, अधिक आयु में शादी करें, जिससे संतानों की संख्या जो होगी वो कम होगी, और यौन संबंध बनाने पर संयम रखें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, सीमित संख्या में अपने बच्चे पैदा करें। ये माल्थस जी का प्रतिरोधात्मक अवरोध बताता है। अब जो माल्थस जी का दूसरा है वो है नैसर्गिक, इनकी पॉजिटिव अवरोध। जैसे अकाल आ जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, इसके रूप में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय को नैसर्गिक या प्राकृतिक कहा जाता है। जैसे मतलब अकाल आ गया, बीमारियां आ गई, लोग चल बसे, इसे प्राकृतिक अवरोध कहा जाता है। इससे भी जनसंख्या वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग चल बसते हैं। अब कुछ लोग हैं माल्थस के सिद्धांत की आलोचना करते हैं कि माल्थस का जो सिद्धांत है वो अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है इस माल्थस के सिद्धांत का, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो माल्थस ने अपने सिद्धांत में है वो पॉजिटिव व्याख्या नहीं की है, अच्छी व्याख्या नहीं की है, नकारात्मक व्याख्या की है। माल्थस ने वैज्ञानिक आविष्कारों से खाद्य सामग्री की उत्पादन की वृद्धि जैसे कारकों को अनदेखा किया है। मतलब माल्थस ने ये नहीं बताया कि उत्पादन की वृद्धि कैसे की जाए, कैसे इसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे जनसंख्या को अच्छे तरीके से संतुलित किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो जनसंख्या वृद्धि बताई है गुणोत्तर रूप से बढ़ना बताई है, जबकि इस बात की माल्थस ने कोई पुष्टि नहीं की है। और ये भी नहीं बताया है कि जैसे कि उत्पादन हो रहा है तो समांतर रूप से बढ़ रहा है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि की अपेक्षा जो उत्पादन है वो घट रहा है। इन्होंने ये नहीं बताया कि जब कृषि यंत्रों का अच्छे कृषि यंत्रों का उपयोग करेंगे, अच्छी कृषि के बीजों का उपयोग करेंगे और खाद की उपयोग करेंगे तो उत्पादकता बढ़ सकती है। ये कुछ भी नहीं बताया, ये इसकी आलोचना है, कमियां है। माल्थस की इस बात से यह बात गलत सिद्ध होती है कि जो उत्पादन होता है वृद्धि की अपेक्षा जनसंख्या की वृद्धि की अपेक्षा बहुत कम होता है। और ये भी नहीं बताया माल्थस ने कि जो जन्म दर है उस पर कैसे नियंत्रण किया जाता है, कृत्रिम उपाय क्या है, और महामारियों के प्रकोप पर नियंत्रण कैसे किया जाए, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक समृद्धि में वृद्धि कैसे की जाए, ये कुछ भी नहीं बताया। यह माल्थस के सिद्धांत की जो भविष्यवाणी है उसको गलत सिद्ध करते हैं, ये पॉइंट। इस सिद्धांत के जो आलोचक हैं, जो बुराइयां बताने वाले, बुराइयां ढूंढने वाले हैं, उन्होंने ये बताया कि जो आर्थिक समृद्धि है जनसंख्या वृद्धि से अधिक भी हो सकती है यदि प्रयास किया जाए। तो इस तरीके से इनकी आलोचना। अब है जनसांख्यिकी का संक्रमण सिद्धांत। जनसांख्यिकी संबंधी जो सिद्धांत हैं उसमें से एक जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत भी है। इस सिद्धांत का यह अर्थ है कि जनसंख्या की वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी है। इन्होंने कहा कि जो जनसंख्या की वृद्धि है कहीं ना कहीं आर्थिक विकास जो हो रहा है उसकी स्तरों से जुड़ी रहती है। प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता रहता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इसके 3 बुनियादी चरण होते हैं। पहला होता है कि इस चरण में जो वृद्धि होती है वो कम होती है। तो जो जनसांख्यिकी का संक्रमण सिद्धांत है उसका जो पहला चरण होता है उसमें जनसंख्या वृद्धि कम होती है, क्योंकि समाज अल्प विकसित और तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। वृद्धि दर इसलिए कम होती है क्योंकि इस चरण में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही उच्च होती है। तो पहले चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की उच्च होने के कारण जो जनसंख्या की वृद्धि है वो कम रहती है, इसलिए मृत्यु दर और जन्म दर दोनों में एक अंतर बना रहता है। अब दूसरा चरण है, तो दूसरा चरण में कहा कि जन्म दर तो ऊंची रहती है लेकिन जो मृत्यु दर है वो कम हो जाती है।
जब जन्म दर ऊंची रहेगी और मृत्यु दर कम रहेगी तो क्या हो गया? जनसंख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जनसंख्या विस्फोट का कारण बनती है। ऐसे समाज में क्या पाया जाता है कि ज्ञान नहीं रहता, निरक्षर लोग रहते हैं, अज्ञानता भी पाई जाती है, पुरुषवादी समाज भी होता है और बालकों को प्राथमिकता दी जाती है ऐसे समाज में। मतलब कि जैसे 3-4 लड़कियां पैदा हो गई तो उन्हें कहा नहीं, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा तब तक हम संतानें पैदा करते जाएंगे। इस चक्कर में जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। तो पुरुष प्रधान होता है हमारा समाज जब जन्म दर ऊंची होती है, क्योंकि बच्चे के चक्कर में वो पैदा करते चले जाते हैं। जो लोग निरक्षर रहते हैं, लड़का लड़की में भेद करते हैं, वो निरक्षर ही तो रहते हैं, अज्ञानी तो रहते ही हैं, तभी तो लड़के को और लड़की को समान नहीं मानते। इस तरीके से जो जनसंख्या है काफ़ी वृद्धि की ओर अग्रसर हो जाती है और इस चरण को विकासशील देश की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ देश विकसित होने की ओर अग्रसर हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान। ये विकसित होने की ओर अग्रसर है, विकसित हुए नहीं देश, ये विकासशील देश है। अब ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति इसलिए उत्पन्न हो जाती है क्योंकि जो मृत्यु दर होती है और रोग कंट्रोल की दर होती है और जन स्वास्थ्य उचित पोषण की तकनीकों की अपेक्षाकृत तीव्र गति से कम कर दी जाती है। मतलब जब मृत्यु दर पर कंट्रोल पा लेंगे और रोग पर हम कंट्रोल पा लेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उचित पोषण मिलेगा, अगर ऐसी तकनीकें हैं तो मृत्यु दर तो कम हो ही जाएगी ना, जनसंख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्योंकि मृत्यु दर कम हो जाती है, जन्म दर का अनुपात है घटाया नहीं जा सकता है। द्वितीय चरण की जो व्यवस्था है वो पश्चिमी यूरोप में 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में थी। अब तीसरा चरण हमारा क्या है? तीसरा चरण है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होती है। जन्म दर भी कम होगी और मृत्यु दर भी कम होगी। जब लोग जन्म कम लेंगे और मरेंगे भी कम तो वहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर स्वास्थ्य और चिकित्साओं का भरपूर उपलब्धता होगी। यहाँ पर लोग शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे और इस चरण को विकसित देश की श्रेणी में रखा जाएगा। प्रमुख विकसित देश कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और जापान है। कभी कभी पूछा जाता है कि विकसित देश कौन कौन से हैं, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान। इस तरीके से हमारा जनसांख्यिकी का संक्रमण सिद्धांत खत्म होता है। जनसंख्या वृद्धि समझेंगे तो जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो किसी भी समाज में जनसंख्या क्या है? एक अनिवार्य तथ्य समाज के लिए, क्योंकि जनसंख्या से हमारा समाज बना है। जनसंख्या यदि नहीं है तो समाज की कल्पना भी संभव नहीं है। किसी राष्ट्र के विकास के लिए जनसंख्या का होना आवश्यक होता है, लेकिन जनसंख्या संतुलित हो, ज़्यादा ना हो तो विकास होगा। यदि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है तो हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का विनाश ही होगा। तो जनसंख्या उस जनसंख्या को कहते हैं जिसके सभी अनिवार्य आवश्यकताएं समान रूप से पूरी हो रही हैं। मतलब जनसंख्या उसे कहते हैं जिसकी सभी आवश्यकताएं सभी को समान रूप से मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई भूखों मर रहा है, कोई किसी के पास पैसा नहीं है, कोई गरीब है, किसी कोई समस्या है, तो ये जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत आ जाता है। और जनसंख्या तो सिर्फ उसको कहते हैं जिसकी सभी आवश्यकताएं समान रूप से पूरी हो रही होती हैं। तो जनसंख्या की आवश्यकताएं क्या होती हैं? तो भोजन होते हैं, वस्त्र होते हैं, आवास होते हैं। ये जनसंख्या की आवश्यकताएं होती हैं, लोगों की आवश्यकताएं होती हैं। जनसंख्या यदि सीमित रहेगी तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा और जो नौकरी के मार्ग हैं और रोजगार के मार्ग हैं वो हमें मिलेंगे। यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो ये राष्ट्र के लिए भी और समाज के लिए जो प्रगति हो रही है उसमें बाधक बन सकती है। ऐसे राष्ट्र, ऐसे देश जिनमें जनसंख्या ज़्यादा है, उन्हें जनसंख्या को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। भारत भी अपनी विशाल जनसंख्या को धीरे धीरे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। हम देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि के जो है कारण।
जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? विवाह की अनिवार्यता। हमारा जो समाज है वो धर्म प्रधान समाज है, क्योंकि विवाह इसमें एक संस्कार बताया गया है, विवाह की अनिवार्यता है इसमें। विवाह पर रोक लगा दी जाए तो जनसंख्या वृद्धि होगी ही नहीं। तो सबसे पहला कारण विवाह की अनिवार्यता की विवाह तो होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे तो पैदा करना ही चाहिए, तभी तो वंश चलेगा। यह अनिवार्यता हमारे समाज में है, इसलिए पहला कारण ही जनसंख्या वृद्धि का कारण बन जाती है। दूसरा कारण है कि कम आयु में विवाह। यदि कम आयु में विवाह हो जाएगा तो बच्चों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि उन्हें बच्चे पैदा करने का जो समय है वो ज़्यादा मिल जाएगा। अब संयुक्त परिवार प्रणाली की भूमिका। तो हमारा जो भारत देश है वो एक संयुक्त परिवार प्रणाली वाला एक देश है। इसमें क्या है कि जो परिवार है धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और इसमें बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है कि जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक हम अपने बच्चे पैदा करते ही रहेंगे। इससे क्या है, जनसंख्या वृद्धि और भी बढ़ती चली जाती है। चौथा कारण है जनसंख्या वृद्धि का पारिवारिक मान्यता। अक्सर समाज में बड़े परिवारों को देखा होगा कि उनकी जो सोच होती है जनसंख्या वृद्धि का कारण बनती है, क्योंकि उनकी सोच होती है कि जनसंख्या को बढ़ाते चलो, हमारा परिवार बन जाए। यार जरूरी नहीं यार, अकेले भी तो काम चला सकते हो। और पांचवा कारण है पुत्र प्राप्ति की कामना। तो वो तो आप जानते हैं कि पुत्र की प्राप्ति के चक्कर में आप लड़कियों की लाइन लगाते चले जाते हैं। यह कारण भी जनसंख्या वृद्धि का कारण बन जाती है। और जलवायु कारक होता है। जलवायु कारक कैसा है कि हमारा जो भारत है वो एक गर्म देश है। गर्म देश में जो प्रजनन क्षमता है वो कुछ ज़्यादा ही होती है, जिससे बच्चों को पैदा करने में लोग लगे रहते, कोई काम ही नहीं रहता। तो ये जनसंख्या वृद्धि इसमें सहायक हो जाती है। सातवां पॉइंट है मृत्यु दर में कमी। यदि लोगों की मृत्यु कम होगी और भयंकर रोगों का उपचार संभव होगा, महामारियों पर कंट्रोल होगा, तो जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, मृत्यु दर होगी ही नहीं। आठवां पॉइंट है कि गर्भ निरोधक सुविधाओं में कमी। ऐसी सुविधाएं जिन्हें लोग जानते नहीं हैं, गर्भ निरोधक सुविधाएं जन जन तक पहुंचती नहीं हैं, तो जो दंपति होते हैं निरोधक जो सुविधाएं उनको उपयोग नहीं कर पाते हैं, बच्चे होते चले जाते हैं, क्योंकि अशिक्षा या अज्ञानता है, इससे वो गर्भ निरोधक सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाते। ये आप साइड में दिख रहे हैं, ये सभी हेडिंग है, तो आप इसको लिख सकते हैं इन हेडिंगों को। ये हेडिंग है, आप देख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के जो कारण थे वो देखे। अब हम देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि से जो भी नुकसान होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो नुकसान सबसे पहले होंगे, निर्धनता आएगी, बेरोजगारी आएगी। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जो आय है हमारी उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि आज का हर इंसान चाहता है कि वो बैठे बैठे खाए। तो जब आप आय नहीं करोगे तो निर्धनता तो आएगी आएगी, निर्धनता की समस्या तो झेलनी पड़ेगी। अब है बेरोजगारी। तो जनसंख्या में वृद्धि का कारण बेरोजगारी। जनसंख्या में वृद्धि के कारण भारत में जो बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगार तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हमारा देश कैसे इतने सारे रोजगार दे पाएगा इन लोगों को? तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी तो बढ़ना ही। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें भी कमी हो जाएगी, क्योंकि अस्पताल में भीड़ लग जाएगी। एक एक डॉक्टर के पीछे एक एक हजार लोग लाइन में लगे रहते, पता हो कहाँ से उनका उपचार हो। तो क्या है ये जनसंख्या वृद्धि हुई। भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी, तो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम भ्रष्टाचार ही, क्योंकि लोग क्या है कि अन्य तरीकों से धन को कमाता है, लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं कि चलो अवैध तरीके से भी धन, नंबर 2 की तरीके से भी धन कमाने लगता है, ये भ्रष्टाचार।
अपराधों में वृद्धि होती है। जब गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, तो वो पैसे कहाँ से कमाएंगे? एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे और अपना पैसा कमाएंगे। तो ये अपराधों में वृद्धि हो रही है। अब हम देख लेते हैं भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट के कारण। जो भारत में स्त्री पुरुष का जो अनुपात है किस तरीके से घट रहा है, क्या इसके कारण है? तो कारण तो आप समझते हैं कि लिंग अनुपात में कारण। लिंग अनुपात क्यों घट रहा है? तो जनसांख्यिकीविद हैं और समाजशास्त्री इन्होंने बताया कि भारत में जो स्त्री पुरुष का अनुपात है वो गिर रहा है। कई कारणों से गिर रहा है। तो वो कारण कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला कारण है कि मातृत्व मृत्यु दर में कमी। तो स्त्रियों का गर्भधारण करना तथा बच्चे को उत्पन्न करना स्वास्थ्य संबंधी ऐसे मुख्य कारण हैं जो पुरुषों के स्थान पर केवल स्त्रियों को ही प्रभावित करते हैं। इससे मातृत्व मृत्यु दर में वृद्धि से स्त्रियों की संख्या में कमी आती चली जाती है। अब जैसे मान लो कि गर्भधारण है तो पुरुष तो कर ही नहीं सकते, स्त्रियां कर सकती हैं। तो गर्भधारण से कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि जो माता है वो चल बसती है, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। किंतु इस संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि उन्हें सुख सुविधाएं या स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिससे मृत्यु दर हो जाती है। लेकिन अब तो स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है, जिससे कुछ मृत्यु दर कम हुई। लेकिन ऐसे कारक को हम बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते। लोग का कारण है कि भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। भेदभावपूर्ण व्यवहार क्या है? समाज हमारा स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट अनुपातों के मुकाबले में तेजी आई है। इसलिए इस गिरावट का मुख्य कारण है बालिका की भ्रूणमयी हत्या। ये भेदभावपूर्ण व्यवहार है बालिकाओं के प्रति। बाल स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट के अनेक कारण हैं, जैसे शिशु में बच्चियों की देखभाल ना करना, बच्चियों की उपेक्षा करना। इसके कारण जैसे बच्ची पैदा हो गई तो जो माता है उस पर ध्यान नहीं देती हैं और लिंग विशेष का एक गर्भपात करवा देती हैं। बच्चियों का जन्म होने ही नहीं दिया जाता है, बच्चियों को गर्भपात ही करवा दिया जाता है। यह समाज की एक गंभीर समस्या की ओर इंगित करता है। तीसरा है भ्रूण हत्या। तो भ्रूण में ही बच्ची की हत्या कर दी जाती है। जो अल्ट्रासाउंड तकनीक है इससे पता चल जाता है कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वो बच्ची है। लोग कहते हैं कि नहीं, बच्ची क्या करेगी, बच्चा तो हमारा वंश चलाएगा। इस चक्कर में गर्भ में ही बच्ची को नष्ट कर दिया जाता है, जिससे बालिकाओं की जो कमी है वो होने लगी। इसलिए कई देशों में, कई राष्ट्रों में, कई प्रदेशों में जो स्त्री पुरुष का अनुपात है वो बहुत कम हो।